क्रेमलिन में एक संकट है। अंदरूनी लोगों ने हाल ही में माना है कि रूस में कुछ बड़ा और अकल्पनीय टूट गया है, जिसे अब सही नहीं किया जा सकता। अंदरूनी लोग वो जानते हैं जो पुतिन नहीं जानते हैं। रूस का नेता ऐसी जंग में फंसा हुआ है जिसे वह नहीं जीत सकता। हर एक दिन जब यूक्रेन युद्ध चलता है, वह दिन पुतिन अपने देश को निराशा के काले गड्ढे में और गहराई तक धकेल देते हैं। पुतिन यह लड़ाई छोड़ नहीं सकते, लेकिन रूस लड़ाई जारी रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पुतिन ने रूस का ऐसा रूप बना दिया है जो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। रूस यहां तक कैसे पहुंचा? हम जवाब तब देंगे जब हमें पता चलेगा कि अंदरूनी लोग देश की स्थिति पर क्या कहते हैं। अंदरूनी लोगों ने पुतिन के सामने खड़ी तबाही का खुलासा किया। रूसी बजट अब पुतिन द्वारा शुरू युद्ध का खर्च नहीं उठा सकता। क्रेमलिन के भीतर विभाजन बढ़ रहा है, क्योंकि रूसी वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण जारी रहने से बजट घाटा काबू से बाहर हो जाएगा। वह घाटा रूस के लिए पहले से ही बुरा है। 2026 के पहले 4 महीनों के दौरान रूसी वित्त मंत्रालय ने बताया कि घाटा 5.8 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच गया है, जो लगभग 80.6 अरब डॉलर के बराबर है। ये बुरा है, लेकिन जब पता चलता है कि मंत्रालय ने साल भर के लिए 3.7 ट्रिलियन रूबल घाटे का अनुमान लगाया था, तो हाल और खराब लगता है। इस समय रूस का सरकारी बजट घाटा उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.5% है, और ऐसा लगता है कि रूस के पास उबरने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि पुतिन अपनी जंग खत्म नहीं करते। यही दिक्कत है, पुतिन रुकेंगे नहीं, इसलिए वे फंसे हैं। आर्थिक अधिकारी रक्षा मंत्रालय पर कटौती करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ताकि पुतिन के आक्रमण से रूस की वित्तीय स्थिति पर बोझ कम हो सके। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार विरोध के चलते रूस को 2026 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 0.4% करना पड़ा है। रूस छुरी की धार पर खड़ा है और जल्द ही कटने वाला है। मंदी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ठहराव आ चुका है, और सिर्फ क्रेमलिन के अधिकारी ही नहीं हैं जो पुतिन से अपनी आंखें खोलने और अपने ही देश में पैदा की गई स्थिति को देखने के लिए चिल्ला रहे हैं। व्यापार जगत के नेता मानते हैं कि रूस के लिए पटरी पर लौटने का रास्ता पुतिन द्वारा युद्ध खत्म करना है। ये अपीलें शायद ही कभी सीधे तौर पर आती है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो रूस के व्यापार जगत के नेताओं के बीच ये भावना साफ दिखाई देती है। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने एक वरिष्ठ कॉरपोरेट कार्यकारी के बयान का हवाला देते हुए बताया कि शेयर बाजार को देखकर पता चलता है रूस के व्यापार जगत के नेता इस आक्रमण को कैसे देखते हैं। कार्यकारी कहते हैं कि यूक्रेन पर अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई शांति वार्ताओं से जुड़ी हर सकारात्मक खबर के बाद रूसी शेयर बाजार में जो तेजी और उत्साह देखने को मिलता है, वही असली जवाब होना चाहिए। संदेश साफ है। क्रेमलिन में रूसी आर्थिक विशेषज्ञ युद्ध खत्म या रक्षा खर्च घटाना चाहते हैं, ताकि बोझ कम हो। रूस के सबसे बड़े दिमाग अपने कार्यों के जरिए इसी तरह की अपील कर रहे हैं, क्योंकि वे टैक्स बढ़ोतरी, कमजोर निवेश, 14.5% पर खड़े 2 अंकों के ब्याज दर और क्रेमलिन से नए विचारों की पूरी तरह से कमी से जूझ रहे हैं। इन सब का पुतिन के पास क्या जवाब है? वे अपनी जंग पर और खर्च करना चाहते हैं। रूस के लिए जो तबाही सामने है, उसे देखने वाले हर एक व्यक्ति की हर एक अपील का रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा विरोध किया जा रहा है। सैन्य अधिकारी पुतिन के आदेशों पर कहते हैं, लोगों या व्यापारों की चिंता छोड़ो, बस उस बेनतीजा लड़ाई में और पैसा लगाओ। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट है कि रूस का रक्षा मंत्रालय और अधिक फंडिंग की मांग कर रहा है, क्योंकि वह उस घाटे को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है जो 2026 में लगभग 3 ट्रिलियन रूबल या लगभग 41.7 अरब डॉलर तक पहुंचने वाला है। मंत्रालय बताता है कि पुतिन की बनाई अर्थव्यवस्था के कारण उसे और पैसा मिलना चाहिए। रूस में सैन्य अनुबंध ही मुख्य हैं। अगर रक्षा मंत्रालय कम खर्च करता है तो कम अनुबंध जारी किए जाएंगे, और रूस में जो कुछ गिनी चुनी कंपनियां अभी फल फूल रही हैं, वे भी बाकी सब चीजों की तरह ढहने लगेंगी। ये वही जाल है जो पुतिन ने खुद बिछाया। अगर वह युद्ध से पीछे हटते हैं तो उनके पास रूस की अर्थव्यवस्था को बचाने का एक मौका हो सकता है,
लेकिन उनकी असफलता से हुई बेइज्जती उनकी सत्ता की नींव को इतना कमजोर कर देगी कि वह पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर वह युद्ध जारी रखते हैं और सैन्य अनुबंधों में और पैसा लगाते हैं तो वह रूस को सिर्फ उस लड़ाई के लिए पंगु बना देंगे जिसमें यूक्रेन ने 2026 की पहली छमाही के अंत तक आते आते पहल अपने हाथ में ले ली है। रूस की उपलब्धियां कम हैं और वह कई क्षेत्रों में जमीन खो रहा है। 1 जून की रिपोर्ट में युद्ध अध्ययन संस्थान ISW ने पुतिन की मुख्य समस्या बताई। ISW ने सबूतों के आधार पर आकलन किया कि दिसंबर 2025 से मई 2026 के बीच रूसी बलों ने 40.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण या उसमें घुसपैठ की है। थिंक टैंक के अनुसार इसी अवधि में रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्र में उन्होंने 281.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गंवाया। युद्ध में यह ठहराव रूसी सैनिकों की रिकॉर्ड मौत का कारण है। यूक्रेन के अनुसार रूस ने मार्च-अप्रैल में हर माह 35,000 से ज्यादा सैनिक गंवाए। मई के अंत तक रोजाना हताहतों की संख्या लगभग 1,400 के आसपास रही, तो संभव है कि उस महीने के लिए भी इसी तरह या इससे अधिक आंकड़े देखने को मिले। रूस ने यूक्रेन के पूर्व में थोड़ी बढ़त के बदले दक्षिण में भारी नुकसान झेलते हुए कई सैनिक गंवाए हैं, जो जनशक्ति के लिहाज से टिकाऊ नहीं है। लेकिन पुतिन कभी भी उन सैनिकों की परवाह नहीं करते जिन्हें वो युद्ध में झोंक रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उन्होंने अपने युद्ध को जारी रखने के लिए रूस के साथ क्या किया है। हर कोई देख रहा है कि पुतिन एक जाल में फंसे हुए हैं। फिर भी रूस के नेता आगे बढ़ते जा रहे हैं और रूस की वर्तमान स्थिति आपको देश के भविष्य के बारे में सब कुछ बता देती है। हमने इनमें से कुछ बातें पहले ही कवर की है, जैसे बढ़ता बजट घाटा और ठहरी अर्थव्यवस्था। अधिकारी और व्यवसायी जो लगभग पुतिन से उनकी जंग रोकने की गुहार लगा रहे हैं ताकि रूस के पास जीवित रहने का एक मौका हो। अभी रूस के लिए कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हो रहा। 2026 के बजट की तैयारी में अधिकारियों को पता था कि 1.2 से 1.5 ट्रिलियन लगभग 20.6 अरब डॉलर की फंडिंग की कमी आ सकती है, जो मुख्यतः सैन्य खर्च के कारण होगी। वो कमी अब एक बड़ी खाई बन चुकी है और जैसे जैसे पुतिन युद्ध में और सैनिक व उपकरण खोएंगे ये और बढ़ेगी। पुतिन सोच सकते हैं कि वे रूस के रक्षा क्षेत्र में और अधिक विकास करके इसे बनाए रख सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। एक प्रवक्ता ने कहा कि अब वह क्षेत्र पहले की तरह तेजी से नहीं बढ़ रहा। आक्रमण के शुरुआती वर्षों में रूस का सरकारी रक्षा उद्योग लगभग 30% बढ़ा, जिससे 2024 के अंत तक रूस आर्थिक रूप से स्वस्थ दिखा। अब रूस की सेना से जुड़े क्षेत्रों में केवल 4% से 5% की वृद्धि की ही उम्मीद की जा रही है। इसका मतलब है कि वे मूल रूप से अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और अब यहां से गिरावट ही है। जो 0.4% जीडीपी विस्तार बताया गया था, असल में वह 1.3% होना था, पर रूस के आर्थिक मंत्रालय ने इसे घटा दिया। रूस का राष्ट्रीय संपत्ति कोष पुतिन के आक्रमण से पहले की तुलना में अब 60% कम है। देश का बजट घाटा अब जीडीपी के 3.8% के करीब है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान था। तब यह आपदा थी, अब रूस का नया सामान्य बन सकती है। फिर भी सरकारी खर्च बढ़ रहा है। 2026 के पहले 4 महीनों में क्रेमलिन ने 2025 की इसी अवधि की तुलना में 16% अधिक खर्च किया। रूस की आर्थिक बुलबुला फूटने के बावजूद सरकारी खरीद खर्च 41% बढ़ा है, स्टेट्समैन के अनुसार। यही पुतिन की प्रतिक्रिया है। रूसी जनता संघर्ष करे, जबकि वह रूस के महान विजेताओं में से किसी एक की विरासत पाने की कोशिश में है, जो उसकी पहुंच से इतना दूर है कि वह उसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। और इसी तरह हम उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था, रूस यहां तक कैसे पहुंचा? पुतिन का सैन्य खर्च रूस की पूरी अर्थव्यवस्था को घेर लेने वाली एक बहुत बड़ी दुखद कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी कहानी में यूक्रेन भी शामिल है, जाहिर है। इसमें रूसी तेल भी शामिल है। नागरिक व्यापार क्षेत्र का पूरी तरह से ढह जाना, जो वर्षों से युद्ध के बोझ तले दबा हुआ था, और एक ऐसी जड़ता की ओर बढ़ना जो अभी रूसी नागरिकों को नुकसान पहुंचा रही है और भविष्य में उनकी जीवन शैली को नष्ट कर देगी। रूस की तेल समस्या पर बात करें तो यूक्रेन ने रूस को आर्थिक बर्बादी की ओर धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई है। पुतिन को यूक्रेन पर हमले के वक्त विश्वास था कि यह रूस के लिए खतरा नहीं बनेगा।
यहाँ तक कि अगर यूक्रेन अपनी रक्षा कर भी सकता था, जैसा कि उसने जल्द ही दिखा भी दिया, तो भी उसके पास ऐसे लंबी दूरी के हथियार नहीं थे जिनकी जरूरत रूस को उसके अपने देश के अंदर नुकसान पहुंचाने के लिए होती। कुछ साल पुतिन सही थे। पश्चिमी देशों के लंबी दूरी हथियारों के सीमित इस्तेमाल को छोड़ दे तो लड़ाई ज्यादातर यूक्रेन तक सीमित रही। रूस को आसानी से बच निकल रहा था क्योंकि यूक्रेन के पास वह साधन नहीं थे जिनकी जरूरत रूस की अर्थव्यवस्था में पैसा डालने वाले महत्वपूर्ण तेल उद्योग के खिलाफ लगातार लंबी दूरी का अभियान चलाने के लिए होती। समय कितना बदल गया है। अब 2026 है और हम इस विशेष सैन्य अभियान में 4 साल से भी ज्यादा समय से डूबे हुए हैं, जो कुछ ही दिनों तक चलने वाला था। यूक्रेन अब यूरोप के ताकतवर सैन्य देशों में है और उसने बीते 4 सालों में नए और ज्यादा ताकतवर ड्रोन विकसित किए हैं जो रूस में हजारों किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। आक्रमण के दौरान पुतिन ने बार बार यूक्रेन की क्षमताओं को कम आंका। अब रूस इसकी कीमत चुका रहा है क्योंकि यूक्रेन उस आर्थिक जीवन रेखा को काटने का अभियान चला रहा है जिससे पुतिन का युद्ध लंबा चला। 1 जून की रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने यह बताया, यूक्रेन की सेना ने 2026 की शुरुआत से अब तक 15 रूसी तेल रिफाइनरियों पर सफलतापूर्वक हमले किए हैं, जिनमें कई रिफाइनरियां यूक्रेन के उन लंबी दूरी के हथियारों से कई बार निशाना बनी जिनके विकास की पुतिन ने कभी कल्पना नहीं की थी। इन हमलों से यूक्रेन ने मई के अंत तक रूस की लगभग 40% रिफाइनिंग क्षमता निष्क्रिय कर दी है। ये महत्वपूर्ण है। रिफाइनिंग के जरिए रूस कच्चे तेल को दर्जनों उपयोगी उत्पादों में बदलता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल है, जिन्हें उसकी सेना इस्तेमाल करती है। और जब इन्हें दूसरे देशों को बेचा जाता है तो इनकी कीमत भी ज़्यादा मिलती है। इन रिफाइनरी हमलों के अलावा रूसी तेल टर्मिनलों और भंडारण पर भी यूक्रेन के हमले हो रहे हैं। ये रूस की आर्थिक जीवन रेखा और समुद्री मार्ग है जो देश को तरल सोने का निर्यात करने देते हैं ताकि अरबों डॉलर पुतिन के युद्ध कोष में जाएं। यहाँ तर्क बिल्कुल साफ है, तेल हटा दो और पैसा भी चला जाएगा। और अगर पैसा गायब हो जाता है तो रूस को पुतिन के पागलपन भरे रक्षा खर्च को बनाए रखने के लिए खुद को और ज्यादा कर्ज में डुबोना पड़ेगा। यही हम अभी देख रहे हैं। इन हमलों से घरेलू आर्थिक समस्याएं बढ़ती है और रिफाइनरियां चलाना महंगा हो जाता है। इनके लिए मिलियन डॉलर के उपकरण चाहिए और यही यूक्रेन का लक्ष्य है। हर मरम्मत जो रूस को करनी पड़ती है वो दर्द को दोगुना कर देती है। मरम्मत में पैसा खर्च होता है और हर दिन जब तक उपकरण काम से बाहर रहता है और रिफाइनिंग प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी नहीं कर पाता, उतने दिन की कमाई भी खो जाती है। रूस में ईंधन की भारी कमी के चलते पेट्रोल डीजल की बिक्री पर कड़े नियंत्रण लगाए जा रहे हैं जो न्यू मॉस्को तक लागू है। कब्जे वाले क्रीमिया में नागरिकों के लिए ईंधन खरीदने की सीमा पहले ही 20 लीटर प्रति व्यक्ति तय की गई है। इनका रूसी व्यवसायों पर असर कम नहीं आंका जा सकता। पेट्रोल पंपों की आमदनी घट रही है। कोई भी उद्योग जो अपने संचालन के लिए ईंधन पर निर्भर करता है, चाहे वह परिवहन हो या नागरिक उद्योग, उसे तब तक अपने कामकाज में कटौती करनी पड़ रही है जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता। आम नागरिकों की यात्रा न कर पाना भी रूसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसका नतीजा है कि रूस के नागरिक व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यह एक समस्या है जिसमें हम बाद में और गहराई से जाएंगे। रूसी तेल और ऊर्जा बाजार की बात करें तो ईंधन प्रतिबंधों का असर केवल देश तक सीमित नहीं रहता। निर्यात पहले से ही प्रभावित हो रहा है। रूस ने 30 नवंबर तक विमानन ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो यूक्रेन की रिफाइनरी और ऊर्जा अवसंरचना पर हुए हमलों का सीधा परिणाम है। हम पेट्रोल में भी ऐसा ही देख रहे हैं। 2 अप्रैल को इंटरफैक्स ने बताया कि क्रेमलिन ने पेट्रोल निर्यात प्रतिबंध बढ़ाकर अब उत्पादकों को भी शामिल किया है, जबकि पहले सिर्फ गैर उत्पादक प्रतिबंधित थे। ये प्रतिबंध जुलाई के अंत तक रहेगा, लेकिन अगर यूक्रेन हमले जारी रखता है तो इसकी अवधि बढ़ सकती है। स्पॉइलर अलर्ट, यूक्रेन अपनी गति बनाए रखेगा। ईंधन निर्यात न कर पाना रूस के लिए बड़ा झटका है, खासकर जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से तेल और उसके उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं। ये वक्त रूस के लिए लाभ उठाने का था, लेकिन उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के अनुसार ऐसा नहीं हो रहा। आज वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है और इनकी कीमतें तेल से ज्यादा बढ़ी है।
हर कोई आमतौर पर तेल की कीमतों को देखता है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हम देख रहे हैं कि तेल की कमी के कारण रिफाइनिंग घट रही है। नोवाक ने कहा कि कई देश जो तेल आपूर्ति पर निर्भर है और घरेलू स्तर पर रिफाइनिंग करते हैं, उन्होंने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें चीन भी शामिल है। यह बात रूस के पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद कही गई। यहाँ नोवाक बहाने बना रहे हैं। आप इसे रूसी अधिकारी द्वारा पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने का छुपा संदेश भी मान सकते हैं। आखिरकार रूस अरबों कमा सकता था अगर उसका इतना सारा ईंधन यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता। युद्ध जारी रखना पड़ेगा क्योंकि पुतिन खुद को एक जाल में फंसा चुके हैं। तो रूस को निर्यात प्रतिबंध झेलने पड़ते हैं, अरबों डॉलर का नुकसान होता है और वह आर्थिक खाई में और गहराई तक डूबता चला जाता है, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता। हम पहले ही देख रहे हैं कि रूस अपने तेल उत्पादों के साथ क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। निर्यात बंद है और जब तक यूक्रेन के ड्रोन उड़ते रहेंगे, यह स्थिति शायद बनी रहेगी। स्वाभाविक रूप से इस सब का बड़ा वित्तीय असर पड़ता है। गहराई में जाने से पहले ये द मिलिट्री शो है, जहां आपको कई चीजें मिलेंगी। अगर चैनल से फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब करें ताकि और विश्लेषण देख सके। 13 मई की रॉयटर्स रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में रूसी तेल उत्पादन 2025 की तुलना में 4,60,000 बैरल प्रतिदिन कम था। ये वही आखिरी चीज थी जो पुतिन नहीं चाहते थे, खासकर जब रूस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी से तेल कीमतों के $100 प्रति बैरल बने रहने का लाभ उठा सकता था। फिर भी स्ट्रेट बंद होने से कम रूस को अपने तेल से उतना पैसा कमाने का मौका मिला जितना वह सामान्य रूप से नहीं कमा पाता। पुतिन के लिए इससे कहीं ज्यादा चिंता की बात यह है कि रूस को राहत देने वाली उस एक मुश्त घटना से पहले क्या हो रहा था। फरवरी में investing.com ने बताया कि जनवरी 2026 में क्रेमलिन की तेल कर आय 2025 की तुलना में 50% कम हो गई थी। तेल और गैस दोनों में गिरावट आई है। वही रूसी यूराल्स क्रूड करीब $26 प्रति बैरल बिक रहा था। संख्या बड़ी है, पर रूस को तेल बिक्री बनाए रखने के लिए अब बाहरी कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होते ही और होर्मुज जलडमरू मध्य खुलते ही तेल की कीमतें सामान्य होने पर रूस फिर से साल की शुरुआत जैसी स्थिति में होगा। अब इसमें यूक्रेन की रिफाइनरी, डिपो और टर्मिनल पर हमले भी जोड़ ले। ये समस्याएं तब तक बनी रहेंगी और भी गंभीर होती जाएंगी जब तक पुतिन अपनी जंग जारी रखते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का अस्थायी समाधान हटेगा और ऊर्जा क्षेत्र का गहरा घाव बचेगा जिसे यूक्रेन ने खोला है। रूस की अर्थव्यवस्था तब तक नहीं संभल सकती अगर वह कहीं और की घटनाओं पर कभी कभी मिलने वाले लाभ पर निर्भर रहे, जिसे पहले ही क्रेमलिन के निर्यात प्रतिबंधों ने सीमित कर दिया है। जहां तक यूक्रेन की बात है, वो हमलों के मामले में धीमा नहीं पड़ रहा है, बल्कि 2026 के पहले कुछ महीनों में उसने जो प्रभावशाली परिणाम हासिल किए हैं वे आगे और बढ़ने वाले हैं। रिकॉर्ड टूट रहे हैं। क्या आपको याद है जब हमने बताया था कि यूक्रेन ने 2026 में रूस की 15 रिफाइनरियों पर हमला किया? अगर पूरी युद्ध अवधि देखें तो यह संख्या रूस की 33 में से 24 प्रमुख रिफाइनरियों तक पहुंचती है, जैसा यूरोमिड प्रेस ने बताया। आउटलेट के अनुसार ओम्स्क और अंगार्स्क की रूसी रिफाइनरियां ही यूक्रेन की स्ट्राइक रेंज से बाहर हैं। और अगर यूक्रेन ने हमें पिछले 4 वर्षों में कुछ दिखाया है तो वो ये है कि वो लगातार अपनी ड्रोन तकनीकों को विकसित करता रहेगा जब तक कि वे रिफाइनरियां जो यूराल के पूर्व में हैं भी उसकी रेंज में नहीं आ जाती। रिकॉर्ड की बात करें तो मई यूक्रेन के तेल ठिकानों पर हमलों के लिए बहुत अहम महीना था। 1 जून को यूक्रेन के अनमाइंड सिस्टम्स फोर्सेज कमांडर रॉबर्ट ब्राउडी ने बताया कि मई में 18 से ज्यादा तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ। ये रिकॉर्ड तोड़ संख्या है और ब्राउडी के अनुसार यूक्रेन के हमलों में आधे से ज्यादा टारगेट्स को ऑपरेशन बंद या निलंबित करना पड़ा। फिर से यह पैसा मरम्मत और तेल उत्पाद निकालने, रिफाइन करने व बेचने में असमर्थता के कारण खोया जा रहा है। यूक्रेन धीरे धीरे रूस को अरबों का नुकसान पहुंचा रहा है। बढ़ते घाटे और भारी सैन्य खर्च से रूस की राष्ट्रीय संपत्ति कोष खत्म हो रही है। ये ऐसे नुकसान हैं जिन्हें पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो खर्च करते जा रहे हैं। अपने कानों में उंगलियां डालकर वह बजती चेतावनी घंटियों को नजरअंदाज कर रहे हैं और रूस के अर्थशास्त्रियों से देश की वित्तीय परेशानियों के ऐसे समाधान ढूंढने को कह रहे हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है।
हर बार जब यूक्रेन के उड़ते हुए प्रतिबंध हमला करते हैं, रूस की जीवन रेखा कमजोर हो जाती है। प्रतिबंधों की बात करें तो यही हमें उन मुख्य समस्याओं में से एक पर ले आता है जिसने रूस को उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में मदद की है। अब प्रतिबंध रूस के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। ये डेविड ओसुलिवन, एक आयरिश अधिकारी के अनुसार है। उन्होंने फरवरी में द गार्जियन से कहा था कि पश्चिमी प्रतिबंध जादुई समाधान नहीं है, लेकिन अब रूस की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहे हैं, जिससे पुतिन के लिए खुद के बनाए जाल से निकलना और मुश्किल हो गया है। मैं आशावादी हूं। मुझे लगता है प्रतिबंधों का रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है, ओ सुलिवन ने द गार्जियन को बताया। उन्होंने कहा 2026 में स्थिति अस्थिर हो सकती है। रूसी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा विकृत हो गया है। युद्ध अर्थव्यवस्था को नागरिक अर्थव्यवस्था पर बढ़ावा मिला है। मुझे लगता है कि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती। वास्तव में पश्चिमी प्रतिबंध बहुत व्यापक है और इन्हें ऐसे स्तर पर लागू किया गया है जैसा रूस ने पहले कभी नहीं देखा। ओसुलिवन की टिप्पणियों के समय केवल यूरोपीय संघ ने ही 19 दौर के प्रतिबंध लागू किए थे, जिनका असर रूस के लगभग हर आर्थिक क्षेत्र में 2700 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं पर पड़ा था। अब तक ये संख्या 20 दौर तक पहुंच चुकी है। एस्टेलम का कहना है कि रूस 26,655 प्रतिबंधों के बोझ तले दब रहा है, जिनमें से 23,960 प्रतिबंध पुतिन द्वारा पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद लगाए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक प्रतिबंध लगाने वाला देश है, जिसके पास 7,392 प्रतिबंध लागू है। कनाडा, स्विट्जरलैंड, यूरोपीय संघ, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने भी हजारों प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूसी व्यवसायों के लिए काम करना और मुश्किल हो गया है। यहाँ बताया गया है कि प्रतिबंध क्यों महत्वपूर्ण है। फिर से रूसी तेल रिफाइनरियों का उदाहरण लें। जब यूक्रेन अपनी उड़ती हुई पाबंदियों के साथ उन रिफाइनरियों में से किसी एक पर हमला करता है, तो जिस भी चीज पर यूक्रेन हमला करता है उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। यही रूस के लिए समस्या है। उसकी रिफाइनरियों की मशीनरी के लिए जरूरी पुर्जे उन्हीं देशों से खरीदने पड़ते हैं जिन्होंने रूस पर पाबंदियां लगाई है। अब रूस इन पाबंदियों को चकमा दे सकता है। युद्ध की शुरुआत से ही ऐसा कर रहा है, जैसा कि हम उस गुप्त बेड़े के साथ देख रहे हैं जो तेल का पैसा लगातार बहाता रहता है। पश्चिमी पुर्जे हासिल करने के मामले में रूस तीसरे देशों से पहले वे पुर्जे खरीदवा सकता है। उसके बाद वह उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से खरीदता है, लेकिन यह सीधे खरीदने की तुलना में कहीं ज्यादा झंझट भरा है। रूस को अपनी जरूरत के पुर्जे पाने के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा उसे इन पुर्जों की कीमत के ऊपर एक तरह की फाइंडर फीस भी देनी पड़ती है, ताकि तीसरे देश रूस को पाबंदियों से बचने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित हों। रिफाइनरियां ज्यादा समय तक बंद रहती हैं और रूस को और भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ये एक छोटे स्तर का उदाहरण है उस समस्या का जो उन सभी रूसी कंपनियों को प्रभावित करती है जिन पर पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगाई है। लंबे समय में यह समस्या रूस को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाती है, जिसके असर अब महसूस हो रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ओ सुलिवन से सहमत है कि प्रतिबंधों की समस्या पुतिन तक पहुंच रही है। हाँ, यूरो न्यूज ने 8 मई को बताया कि वॉन डेर लेयन ने कहा, प्रतिबंधों का रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर है। वो कहती हैं, रूस के युद्ध का असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। लोगों को याद रखो, यह उन्हीं पर वापस आएगा। ऊर्जा ढांचे पर यूक्रेन के हमले और प्रतिबंध मिलकर पुतिन के लिए डरावना हालात बनाते हैं। वह फिर उसी जाल में फंस गए हैं। प्रतिबंध जल्द ही हटने वाले नहीं है। ऐसा होने की एकमात्र संभावना है कि युद्ध खत्म हो जाए, और पुतिन ऐसा करने वाले नहीं है। जैसे ही पुतिन रूस की रक्षा उद्योग में और पैसा लगाएंगे, रूस की आर्थिक परेशानियों का तीसरा बड़ा कारण और भी गंभीर होता जाएगा, जिससे दबाव और प्रतिबंध भी बढ़ेंगे। रूस का नागरिक कारोबारी क्षेत्र पंगु हो रहा है। 30 मई की रिपोर्ट में कीव पोस्ट ने कहा कि रूस का घरेलू बाजार अब ज्वेलरी इकोनॉमी की स्थिति में है। एक तरफ आपके पास वह अति सक्रिय सैन्य औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें रूस ने अरबों डॉलर और अपनी विशाल जनशक्ति झोंक दी है। दूसरी तरफ नागरिक क्षेत्र है। इस समय वे श्रमिकों की कमी, व्यापार करने की अत्यधिक लागत और बड़े पूंजीगत मुद्दों से जूझ रहे हैं, चाहे वह बढ़े हुए करों के रूप में हो जो उन्हें जबरन चुकाने पड़ रहे हैं,
या फिर उस नकदी तक पहुंचने में आ रही कठिनाइयों के रूप में जिसकी उन्हें संचालन के लिए जरूरत है। कीव पोस्ट के अनुसार सेंटर फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग ने बताया कि पिछले 3 महीनों में रूसी बैंकों में विषाक्त और गैर निष्पादित संपत्तियां 10% संकट सीमा से ऊपर पहुंच गई हैं। वैसे वह संगठन क्रेमलिन समर्थक है, तो इसका मतलब है कि और भी ज्यादा अंदरूनी लोग पुतिन को उनके द्वारा पैदा की गई समस्याओं के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के अंदर गैर सैन्य कंपनियों ने जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 7.5 ट्रिलियन रूबल यानी लगभग 103 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया। ये नुकसान 18,200 कंपनियों में फैले, जो महामारी के बाद घाटा दर्ज करने वाले रूसी व्यवसायों की सबसे बड़ी संख्या है। विनिर्माण, खनन और थोक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए और ये नुकसान रूस के अनुमानित राज्य बजट घाटे से भी अधिक है। ये समीकरण मेल नहीं खाता। रूस के व्यवसाय पैसे खो रहे हैं। इसका मतलब है क्रेमलिन के पास टैक्स राजस्व कम है, जिससे बजट समस्याएं बढ़ रही हैं और ये सब पुतिन की जिद का नतीजा है, जो अपने बनाए संकट का हल नहीं देखना चाहते जब तक युद्ध जारी है। रूसी नागरिक क्षेत्र के व्यवसायों में गिरावट 2026 तक जारी रही है। 19 मई की रिपोर्ट में इंटरन्यूज ने बताया कि रूस के 68.7% सूक्ष्म, छोटे और मध्यम व्यवसायों की 2026 की शुरुआत में आय घटी है। रूस के 31% छोटे व्यवसाय मालिकों ने साल की पहली तिमाही में कारोबार बंद करने पर विचार किया, जो यूक्रेन पर पुतिन के आक्रमण के बाद सबसे अधिक है। इन सभी व्यवसायों को मूल्यवर्धित कर VAT में 2% की वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही 14.5% ब्याज दर और ज्यादा महंगाई, जैसा पहले बताया। बैंकिंग की ओर लौटते हुए मार्च 2026 में रूस में 60 बैंक घाटे में थे, जो रूस के पूरे बैंकिंग क्षेत्र का लगभग 20% है। ये 2022 के बाद रूस का सबसे खराब आंकड़ा है। पुतिन ने यहाँ जटिल समस्या बनाई है। जितना वह ठहरते सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करते हैं, उतना ही रूस के नागरिक उद्यम से छीनते हैं। क्या कोई उद्यमी ऐसी स्थिति में व्यापार शुरू करेगा जहां उसे ज्यादा टैक्स और कर्ज पर ब्याज देना पड़े? संभावना नहीं है। जो व्यवसाय पहले से मौजूद है, वे रूस की रक्षा उद्योग द्वारा श्रमिकों को निगल लिए जाने की समस्या के साथ साथ रूस में मौजूद सभी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। आखिरकार ये व्यवसाय कम उत्पादक होते हैं। ज्यादातर व्यवसाय जो उत्पाद या सेवाएं निर्यात करते हैं, वे पहले की तुलना में कम राजस्व कमा रहे हैं, जिससे पुतिन की समस्या और भी बढ़ जाती है। वह पहले से ही देख रहे हैं कि रूस का ऊर्जा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जब नागरिक व्यवसाय खुद ही बुरी तरह जूझ रहे हों, तो वे अतिरिक्त बोझ उठाने की स्थिति में नहीं होते। उन पर दबाव पड़ रहा है, जिसका असर सब पर दिख रहा है। फोर्ब्स की 9 मई की रिपोर्ट के अनुसार रूस के बॉन्ड बाजार का 1/4 हिस्सा डिफॉल्ट के खतरे में है, क्योंकि कई कंपनियां अब ऊंची ब्याज दरों पर ऋण चुकाने को मजबूर है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में जनवरी तक 109 अरब डॉलर के वाणिज्यिक बिलों का भुगतान नहीं हुआ था। यहाँ की स्थिति ताश के पत्तों के महल जैसी है, जो गिरने वाला है। बिल ना चुकाने पर बैंकों को दिक्कत होती है। अगर बैंक ढह जाते हैं, तो रूस उन वित्तीय संस्थानों को खो देगा जो सब कुछ संभाल रहे हैं, और ये देश के लिए एक और तबाही होगी जो पहले से ही मंदी में है। साथ ही वहां रूसी लोग भी हैं। आखिरकार पुतिन की विशेष सैन्य कार्रवाई से पैदा हुई आर्थिक परेशानी आम रूसी लोगों को झेलनी पड़ रही है। रूस में मंदी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन अपने युद्ध को जारी रखने के लिए अपने देश के नागरिक क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं। जड़ता पहले ही आ चुकी है। रूस की GDP 2025 में सिर्फ 1% बढ़ी है, और 2026 के लिए जो अनुमान हमने पहले ही साझा किए हैं, वे और भी कम हैं। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के अनुसार रूसी अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने का संकेत देने वाला अग्रणी संकेतक नवंबर 2025 से 0.44 के ऊपर है। महत्वपूर्ण सीमा 0.12 है। मंदी आ रही है और जल्दी सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इस वीडियो के सभी तथ्य दिखाते हैं कि पुतिन का युद्ध अब उनके घर तक पहुंच गया है। रूसी जनता इस सब का खामियाजा भुगत रही है।
और टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे पुतिन के युद्ध से होने वाली आर्थिक तकलीफ असहनीय होती जा रही है, विपक्ष की ताकत भी बढ़ती जा रही है। पुतिन की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह रही है। जब उन्हें अपनी जनता से विरोध का सामना करना पड़ा तो क्रेमलिन ने इंटरनेट एक्सेस पर सख्ती कर दी और टेलीग्राम जैसे ऐप्स के इस्तेमाल को ब्लॉक कर दिया ताकि किसी भी तरह असंतोष को काबू में रखा जा सके। पुतिन पर भरोसा सबसे निचले स्तर पर है। क्रेमलिन से जुड़े VTSIOM के मुताबिक अप्रैल में भरोसा युद्ध काल के सबसे निचले 71% पर आ गया। लेवाडा सेंटर ने मार्च में बताया कि 67% रूसी चाहते हैं कि पुतिन शांति वार्ता करे, लेकिन पुतिन नहीं सुनते, वह कभी नहीं सुनते। इसके बजाय वह यह भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वह फंसे नहीं हैं। यह वीडियो बनाते समय पुतिन आक्रमण के बाद 5वां सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच आयोजित कर रहे हैं। रॉयटर्स ने जिसे रूसी दावोस कहकर खारिज किया, यह सम्मेलन रूस की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नए संबंधों और विचारों को जन्म देने वाला माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक पुतिन जंग जारी रखेंगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह सिर्फ रूसी रक्षा क्षेत्र में पैसा डालते रहेंगे। यूक्रेन के ड्रोन उड़ते रहेंगे और प्रतिबंध बढ़ेंगे। रूस का व्यापार क्षेत्र और नागरिकों की हालत बिगड़ती रहेगी, जबकि पुतिन अपनी मांद में फंसे रहकर दोष से बचने का नाटक करेंगे। जैसे ही रूस में संकट बढ़ता है, यूक्रेन लगातार विनाशकारी लंबी दूरी के हमले करता रहेगा, जिससे दर्द और बढ़ सकता है। हाल ही में हुए विनाशकारी हमलों में यूक्रेन ने एक रूसी फ्रिगेट और मिसाइल कॉर्वेट को नष्ट कर दिया ताकि काला सागर में पुतिन की नौसैनिक स्थिति को कमजोर किया जा सके। इसका मतलब रूस को सैन्य उपकरणों पर और पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आप इन हमलों के बारे में और ये रूस के लिए क्या मायने रखते हैं, ये सब हमारे वीडियो को देखकर जान सकते हैं। और अगर आपको पुतिन द्वारा अपने देश के लिए बनाई गई इस गंभीर स्थिति का हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। द मिलिट्री शो पर आपको ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।